हेलो दोस्तों, मैं हूं वैभव शर्मा और नर्चर क्लासिक के थ्रू आज हम अपने ज्योग्राफी एमसीक्यूज की सीरीज का 56 लेक्चर देखेंगे, जिसमें हम कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। बाकी टेलीग्राम चैनल की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे रखी है, वहां पे आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा जो भी एक पॉलिटी का भी चल रहा है एमसीक्यू का, और ये ज्योग्राफी का तो चल ही रहा है। तो अल्टरनेट डेज पे आ रहे हैं ये दोनों, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम कौन सा कितने क्वेश्चन है, कौन कौन से क्वेश्चन आज हमने डिस्कस करने हैं ज्योग्राफी के और इन्वायरमेंट इकोलॉजी, जो दोनों ही मिक्स है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सन इज कॉल्ड। जो सन है हमारा, सन की भी कई टाइप की लेयर्स हैं, तो उनमें कह रहा है सबसे आउटर मोस्ट लेयर, सबसे बाह्य लेयर कौन सी है। सबसे बाह्य परत के बारे में बताया है। तो चलिए, जैसे हमारे अर्थ की कितनी लेयर है, अर्थ के एटमॉस्फेयर की लेयर देखें तो 5 एटमॉस्फेरिक लेयर हैं। वैसे सन की भी एटमॉस्फेरिक लेयर हैं। तो पहले कह रहा है क्रोमोस्फेयर, दूसरा कह रहा है फोटोस्फेयर, तीसरा कह रहा है लिथोस्फेयर, चौथा कह रहा है कोरोना। तो कोरोना, तो चलिए कोरोना, ये वाला कोरोना नहीं है, कोरोना ये लेयर है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेंड कीजिए, देखते हैं हम कौन कौन से। देखो, हमारे लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर अगर हम देखें, सन के एटमॉस्फेयर की लेयर देखें तो 6 टाइप की एटमॉस्फेयर लेयर हैं, जिसमें से आपकी पहली फोटोस्फेयर, सन स्पोर्ट्स, क्रोमोस्फेयर्स, कोरोना, कोरोना, सोलर फ्लेयर, सोलर विंड्स, ये आपको एटमॉस्फेयर ऑफ द सन मिलेंगे, जो आपके सन के एटमॉस्फेयर में मिलेंगे, जिसमें आपको फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर और कोरोना, ये आपको लेयर्स देखने को मिलेंगी। यहाँ पे कई सारी, एटमॉस्फेयर ऑफ द सन इज मेड ऑफ द 6 लेयर, 6 लेयर से मिलकर बनता है सन का एटमॉस्फेयर। तो 6 लेयर हमने देखे। अब कौन कौन सी 6 लेयर होती है, इनके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले हम अगर बात करें फोटोस्फेयर की, तो फोटोस्फेयर में देखो, यहाँ पे जो फोटोस्फेयर में आपको दिख रहा है कि ये बहुत ही थिक लेयर होती है, जो अप्रोक्स कितना होती है, 500 किलोमीटर थिकनेस होती है, इसकी मोटाई होती है, जो 500 किलोमीटर तक होती है। और ये विजुअल लाइट होती है फ्रॉम द, जो सन से आती है लाइट, फ्रॉम हिज द लेयर। अब देखो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी फोटोस्फेयर, ये रहा आपका फोटोस्फेयर। यहाँ पे जो अंदर लेयर है, ये लेयर है आपकी फोटोस्फेयर यहाँ पे, ठीक है। ये वाली जो लेयर है फोटोस्फेयर, और ये विजिबल होती है, विजिबल लाइट होती है। अगर इसका टेम्परेचर की बात करें तो 5500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है अप्रोक्सीमेटली। और ये सबसे कूलेस्ट पार्ट ऑफ द सन होता है, सन का सबसे ठंडा पार्ट होता है, बिकॉज विद इन द, जैसे ही हाइट बढ़ती है, इंक्रीज द टेम्परेचर ड्रॉप, टेम्परेचर इसका कम होता चला जाता है। ठीक है, सन स्पॉट हैपन इन द फोटोस्फेयर। और जो सन स्पॉट दिखते हैं, ये देखो आपको सन स्पॉट दिख रहे हैं, तो ये आपको फोटोस्फेयर लेयर में ही देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे भी एक क्वेश्चन बनता है, सन स्पॉट्स आपको कौन सी लेयर में देखने को मिलते हैं एटमॉस्फेयर लेयर में, तो वो आपको फोटोस्फेयर लेयर में देखने को मिलते हैं। और इसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा कम होता है सन में, अगर देखे जाए सारी लेयर्स में, तो 5500 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर होता है, कूलेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ। वहीं सन स्पॉट की बात करें तो सन स्पॉट्स आपको कहाँ मिलेंगे, फोटोस्फेयर में देखने को मिलेंगे। डार्क स्पॉट होते हैं ऑन द सरफेस ऑफ द सन, इन्हें सन स्पॉट कहते हैं। अब ये वाले जो देखो, ये वाले जो आपको दिख रहे हैं, ये दिख रहे हैं, ये क्या है, ये सन स्पॉट्स है, ये, ठीक है। और ये आपको कहाँ दिख रहे हैं, ये आपको दिख रहे हैं डार्क, डार्क स्पॉट होते हैं, हैपन बिकॉज द रीजन बिकम द डार्कर कूलर देन द सराउंडिंग ड्यू टू द इंटेंस मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, इंटेंस ऑन द सरफेस, तो इसलिए यहाँ पे डार्कर देखने को मिलते हैं। लाइफ टाइम द सन स्पॉट इज जनरली लेस, अगर देखें फ्लक्चुएट करते थे फ्यू डेज टू फ्यू मंथ, मतलब ये फ्लक्चुएट करते रहते हैं, कुछ दिन के लिए होते हैं कोई, या कुछ मंथ के लिए होते हैं। तो ये सब होते हैं इसके सन स्पॉट की बात करें। वहीं अगर हम क्रोमोस्फेयर की बात करें, तो ये वाली लेयर जो आपको आउटर लेयर दिख रही है, इसको क्रोमोस्फेयर कहते हैं। और क्रोमोस्फेयर क्या होता है, ये एक विजिबल एंड डिम रेड रिंग होती है, ये विजिबल है, विजिबल होती है, एंड लाइज जस्ट एव द फोटोस्फेयर, फोटोस्फेयर के जस्ट ऊपर वाली जो लेयर होती है उसको क्रोमोस्फेयर कहते हैं। और ये क्या होती है, सोलर इक्लिप्स, वेन द, जब सोलर इक्लिप्स पड़ता है, सूर्य ग्रहण पड़ता है, तो सूर्य ग्रहण में क्या होता है, सूर्य ग्रहण में ये जो फोटोस्फेयर होती है इज हिडन हो जाती है विजुअल लाइट फ्रॉम द क्रोमोस्फेयर, तो क्रोमोस्फेयर से ही लाइट आती है जो हमें दिखाई देता है। और सन स्फेयर, सोलर इक्लिप्स में क्या होता है, सन और अर्थ के बीच में क्या आ जाता है, मून आ जाता है। ठीक है, तो इंक्रीज द, इसका टेम्परेचर बढ़ता है जैसे जैसे इसकी हाइट बढ़ती है। और वहीं कोरोना की बात करें, कोरोना, तो कोरोना लेयर इज आउटर मोस्ट लेयर, ये हमारा आंसर हो गया, कोरोना इज आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर एबव द क्रोमोस्फेयर। और ये किसके ऊपर पाई जाती है, ये क्रोमोस्फेयर के ऊपर पाई जाती है। ये देखो, ये वाली जो लाइन ये दिख रही है, ये लाइट, ये आपकी क्या है, क्रोना है। ठीक है, ड्यूरिंग द, जब फुल सोलर इक्लिप्स होता है, तब ये आपको एक रिंग टाइप की दिखती है, जैसे मून आ जाता है कवर कर लेता है, तो चारों तरफ एक रिंग टाइप की दिखती है, उसको ही कोरोना कहते हैं। सोलर फ्लेयर मैग्नेटिक एनर्जी होती है, सडनली रिलीज होती है,
जो आपकी इंक्रीज होती है ब्राइटनेस अकर्स, ठीक है, मैग्नेटिक इरेगुलरिटीज पाई जाती है रीजन ऑफ देयर अकरेंस यहाँ पे। तो ये आपकी सोलर फ्लेयर्स होती है, ये देखो जो ये उठ रही है ना, ये सोलर फ्लेयर्स हैं, एकदम ऐसे करके सोलर फ्लेयर ये इतनी होती हैं कि 3-4 अर्थ भी समा जाएंगी, ये सोलर फ्लेयर्स इतनी ज्यादा, मतलब बीच में विंड्स जब इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल होते हैं। तो हमने ये देख लिया इसकी लेयर्स के बारे में, कौन कौन सी यहाँ पे थी। तो आउटर मोस्ट पूछी गई थी, तो कोरोना। वहीं अब लिथोस्फीयर की करें तो ये अर्थ का पार्ट होता है। अर्थ हमारी तीन, जो अर्थ में एक लिथोस्फीयर होता है, एक आपका क्या होता है, एटमॉस्फेयर होता है, और एक आपका हाइड्रोस्फीयर होता है। लेकिन इन तीनों के कंजक्शन बीच का जोन को इसको बायोस्फीयर कहते हैं, ठीक है, जहां पर लाइफ एग्जिस्ट करती है। और लिथोस्फीयर क्या होता है, लिथोस्फीयर मतलब लैंड से रिलेटेड पार्ट, लैंड जहाँ पे आपके कॉन्टिनेंट पाए जाते हैं, वो लिथोस्फीयर आ जाता है। तो ये अर्थ का पार्ट हो गया। बाकी है कोरोना, फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और कोरोना, ये आपके अर्थ किसकी हो गई, सन के एटमॉस्फेयर की लेयर हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें, व्हाट इज द मीन बाय द टर्म मिड नाइट सन। मिड नाइट सन की बात करें तो मिड नाइट सन क्या होता है, आदि मध्य रात्रि, जैसे कह सकते हैं मध्य रात्रि सूर्य। अब मिड नाइट सन क्या होता है, मिड नाइट सन के बारे में देखें तो मिड नाइट सन देखो, यहाँ पे कह रहा है कि मिड नाइट सन का मतलब क्या है, कह रहा है कि ट्विलाइटिंग, चमकना, एकदम ट्विलाइटिंग करना, ठीक है, राइजिंग सन, सन का निकलना, तो मिड नाइटिंग कहते हैं, मिड नाइटिंग सन। वेरी ब्राइट मून, मून बहुत ही ज्यादा ब्राइट होता है तो कहते हैं मिड नाइट सन हो गया। और तीसरा ऑप्शन कह रहा है सन साइनिंग इन द पोलर सर्कल ऑफ द लॉन्ग टाइम। ठीक है, तो चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेंड करने की कोशिश कीजिए, देखते हैं इसका आंसर क्या है। देखो क्या होता है, ये आपको सन की लोकेशन दिख रही है, यहाँ पर क्या है कि जब सन क्या होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, देखिए ये सन, ये हमारी अर्थ है और ये इक्वेटर है। अब इक्वेटर के, ये आपका नॉर्थ पोल हो गया और ये आपका साउथ पोल हो गया, और नॉर्थ पोल ये 63 डिग्री नॉर्थ, मतलब डिग्री, 63 लैटिट्यूड, डिग्री लैटिट्यूड नॉर्थ, और ये आपका 63 डिग्री लैटिट्यूड साउथ। अब इनके बीच ये वाला क्षेत्र और ये वाले क्षेत्र में, इसमें क्या होता है, यहाँ पे आपको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जाएंगे तो आपको मई टू जुलाई, और साउदर्न हेमिस्फीयर में जाएंगे तो आपको नवंबर टू जनवरी। आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर सन क्या होता है कि नवंबर यहाँ तक जाएंगे तो इन हाई एल्टीट्यूड, देखो ये हाई एल्टीट्यूड है, ठीक है, ये साउथ पोल आउट पोल, यहाँ पर इस पोजीशन में आपको 24 आवर आपको सन देखने को मिलेगा। इस एक तरह तरह की लोकेशन पे देखने को मिलेगा, जरूरी नहीं एक एग्जैक्ट लोकेशन पे ही चमकता रहे। तो ये लोकेशंस है, तो यहाँ पे सन कभी भी, सन हाइड नहीं होता, मतलब यहाँ पे सन हाइड नहीं होता, सनराइज करता है हमेशा, सनसेट होता नहीं है, तो इसी को मिड रात्र, मतलब मिड नाइट सन कहते हैं पोजीशन। तो ये आपको कहाँ पे देखने को मिलती है, ये पोजीशन हमें देखने को मिलती है पोल्स पे। कहाँ पे, ये वाला जो आपका हो गया आर्कटिक, और ये वाला जो आपका हो गया अंटार्कटिक, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सन राइजिंग इन द पोलर सर्किल, पोलर सर्किल पे आपको मिलता है लॉन्ग टाइम के लिए, जहां पे आपका सन सनसेट नहीं होता है। तो ये इसी को कहते हैं आपको मिडनाइट सन, ठीक है। तो चलिए वीडियो को, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी इन द फाउंड। तो सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी कहाँ पाई जाती है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, उष्णकटिबंधीय सदा, जो आपके उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है वहां पे पाई जाती है। फिर कह रहा है टेम्परेट फॉरेस्ट, जो आपके उपोष्णकटिबंधीय फॉरेस्ट है वहां पे, और कॉनिफॉरस फॉरेस्ट और आर्कटिक फॉरेस्ट। तो चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेंड करने की कोशिश कीजिए, आंसर क्या है देखते हैं। ठीक है, देखो जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होते हैं ये है आपकी अर्थ, और अर्थ में हम देखें तो ये रहा आपका इक्वेटर, और इक्वेटर में देखें तो ये आपका पोल रहा, साउथ पोल्स, नॉर्थ पोल, ये इक्वेटर हो गई, और ये आपकी 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, और ये आपकी जा रही 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर हम बात करें कि ये जो हो गया, ये वाला जोन ट्रांजिशन जोन होता है, ये ट्रॉपिकल जोन होता है। सन की मूवमेंट यहाँ पे वर्ष भर रहती है, ठीक है, यहाँ से
ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच का क्षेत्र जो ट्रॉपिकल जोन आ जाता है, और इसके आसपास का थोड़ा क्षेत्र सब ट्रॉपिकल जोन में आ जाता है। तो ट्रॉपिकल जोन में आपको यहाँ पे सन की मूवमेंट ज्यादा होती है, सन की मूवमेंट ज्यादा होती है तो बारिश ज्यादा देखने को मिलेगी, क्लाउड फॉर्मेशन होगा, बारिश ज्यादा देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी भी ज्यादा होती है। बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है कई प्रकार की एक ही जगह पर एक ऐसी एरिया जहां पर आपको मैनी टाइप्स ऑफ मैनी टाइप्स आपको क्या देखने को मिले? स्पीसीज देखने को मिले। स्पीसीज मतलब प्रजातियां देखने को मिले, जैसे कि आपको एनिमल स्पीसीज दिखे वहीं पे, आपको प्लांट्स की स्पीसीज देखने को मिले। ठीक है, तो यहाँ पे इसको कहते हैं बायोडाइवर्सिटी, रिच होना। जैसे हम इंडिया में देख लें तो वेस्टर्न घाट में देख लें, वेस्टर्न घाट में हमारे नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व क्या है, बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। वहां पे बहुत सारे अमेजोन फॉरेस्ट देख लो, बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी मिलती है आपको। ठीक है, तो वहां पे सघन एकदम सघनता जैव विविधता आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। क्या? बायोडाइवर्सिटी मतलब जैव विविधता आपको ज्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में तो सबसे मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी मिलती है, इसमें कोई शक नहीं है। तो पहला तो आंसर हमारा ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ही हो गया। बाकी हम बात करें टेम्परेट फॉरेस्ट की, तो टेम्परेट फॉरेस्ट आपको कहाँ मिलेगा? अच्छा, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के जो आपके ट्रीज हैं, तो यहाँ पे कौन कौन से ट्री मिलेंगे आपको? जैसे आवनूज मिलेगा, आवनूज, और आपका बहुत सारे यहाँ पे और मिलेंगे, तो आपके एग्जांपल के तौर पे देख लेना एक बार इसको, कौन कौन से यहाँ पे मिलते हैं आपको। एवोनी मिलेगा, एवोनी। तो इस टाइप के आपके ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होते हैं। टेम्परेट फॉरेस्ट में देखें तो डेसिडुअस फॉरेस्ट और ये सारे आ जाते हैं आपके टेम्परेट फॉरेस्ट में आ जाएंगे। ठीक है, वहीं कॉनिफरस फॉरेस्ट में देखें तो कॉनिफरस फॉरेस्ट में आपके कौन कौन से आ जाते हैं? कॉनिफरस फॉरेस्ट जो आपके माउंटेन, ये यहाँ पे थोड़ा हिली एरिया में पाए जाते हैं, जैसे आपके देवदार हो गए, चीड़ हो गए, ये कॉनिफरस। यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी कम होती चली जाती है, कम होती है। वहीं आर्कटिक ओशन में, आर्कटिक फॉरेस्ट देखें, आर्कटिक पोल्स के पास जाएंगे तो वहां पे आपको लाइकेन, मॉसेस ये मिलेंगी, इक्का दुक्का कहीं पे मिलेंगी। अगर हम बायोडाइवर्सिटी के पर्सपेक्टिव से देखें तो बायोडाइवर्सिटी के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो क्या, जैसे ये हम ये ऐसे करके चले, तो ऐसे करके चलने पर क्या मिलेगा? देखो यहाँ पे आपको मिलेंगे ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल बायोडाइवर्सिटी क्या, ये बायोडाइवर्सिटी क्या होगी? लेस बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग। फिर आपको मिलेंगे टेम्परेट, टेम्परेट के बाद आपको मिलेंगे कॉनिफेरस, और कॉनिफेरस के बाद आपको मिलेंगे कौन? टैगा, और टैगा के बाद को टैगा, और इसके बाद आपको मिलेंगे टुंड्रा, टुंड्रा। टुंड्रा में आपके जैसे जो आर्कटिक फॉरेस्ट हैं ये टुंड्रा में पाए जाते हैं, जैसे कि आपके लाइकेन हो गई, मॉसेस हो गई, ये हो गई जो इक्का दुक्का कहीं में मिलेंगी। डेजर्ट एरिया जैसे आप लद्दाख डेजर्ट में चले जाओ, वहां पे ऊपर चले जाओ तो आपको टुंड्रा ऐसे ऐसे आर्कटिक फॉरेस्ट मिलेंगे। जब आर्कटिक में चले जाओ तो वहां पे जैसे आप पोल्स के पास पहुंचोगे तो आपको नो वेजिटेशन मिलेगी, कोई भी वेजिटेशन देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये क्या है, जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे तैसे तैसे आपकी डिक्रीज होती चली जाएगी बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, इनके बीच की। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी कहाँ मिलती है? 80% आपको वर्ल्ड डॉक्यूमेंट डाइवर्सिटी मिलती है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। जैसे सबसे ज्यादा तो अमेजोन रेन फॉरेस्ट आप ब्राजील में देख लो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रीज इज कंसीडर टू बी द इन्वायरमेंटल हैजार्ड, मतलब इनमें से चार ट्री दिए गए हैं, बबूल, अमाल्टस और नीम्स और आपका इक्विलिप्टिस। तो इसमें से कहा गया कौन सा है इसमें बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक है, कौन सा हैजार्डस है, नुकसानदायक है एनवायरनमेंट के लिए, आपके पर्यावरण के लिए। तो चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को डन कीजिए। हम बबूल की बात करें तो बबूल आपका कहाँ मिलता है? ये ज्यादातर आपका ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन में देखने को मिलता है। और ये किस फैमिली का मेंबर है? ये अकेसियम, अकेसिया फैमिली का मेंबर है। ठीक है, बबूल। और बबूल आपका ज्यादातर ये क्या, लोकल लैंग्वेज में इसे कीकर भी कहते हैं, कीकर, लोकल लैंग्वेज में। तो ये ज्यादातर आपको राजस्थान राजस्थान में देखें जिसमें कांटे वाटे होते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से ये क्या होता है कि अपने आप को ढाल लेता है। अमाल्टस, ये ये आपको यहाँ पे ज्यादातर आपको पीले फूल मिलेंगे, बहुत ही ब्यूटीफुल। एक टाइम का आप देखते हो मैरी, आप इसको देखेंगे तो अमेल्टस। नीम, नीम ये एक मेडिसिनल, बहुत ही मतलब मेडिसिनल प्लांट है एक टाइप का।
तो इसके कई सारे यूजेस होते हैं, हम नीम कोटेड यूरिया में भी इसका यूज, बहुत सारी चीजें इसके हैं, तो काफी ज्यादा फायदेमंद है। यूकेलिप्टिस की बात करें तो यूकेलिप्टिस हमारा आंसर हो जाएगा। यूकेलिप्टिस क्या करता है, ये है यूकेलिप्टिस में, जहां पर यूकेलिप्टिस पेड़ होता है उसके आसपास ये इतना ज्यादा वाटर को क्या करता है, गेन करता है, अंदर इसकी डीप में चली जाती है इसकी रूट्स, और वाटर को एकदम एब्जॉर्ब कर लेती है, तो आसपास के एरिया का वाटर एकदम ये सारा वाटर खींच लेती है, तो वाटर लेवल इससे कम हो जाता है। तो आसपास की जो, जहां पे जैसे ये है, अब इस क्राइटेरिया में कोई फसल नहीं होगी, क्रॉप्स नहीं होगी, अब इसी क्राइटेरिया में कोई क्रॉप्स नहीं होगी, तो ये क्या है, इसके क्रॉप्स का बहुत नुकसान होता है, तो इन्वायरमेंट के लिए हजार्डस है एक टाइप का। एक तो वाटर लेवल, वाटर बहुत ज्यादा खींचता है, ये इतना वाटर लेवल खींच लेता है। ये ड्राई रीजन में ज्यादातर आपको देखने को, देखो, वेरियस रीजन यूकेलिप्टस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिप्लेसिंग द इंडिजिनियस फॉरेस्ट सेवरल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड डिप्लेटिंग एंड शेल्टर फॉर एक्सपेक्टिंग एनिमल्स, तो ये सारा दिया गया। तो इसके बारे में हमने समझा दिया क्या है, ये ज्यादातर आपको क्या करेगा, पानी को ज्यादा, वाटर लेवल कम कर देता है, बहुत ज्यादा फसल नहीं होती है उतने बीच में, ठीक है, रूट्स इसकी बहुत ज्यादा डीप चली जाती हैं, तो इसलिए एक टाइप का हजार्डस होता है, ठीक है, नुकसानदायक होता है यूकेलिप्टस। तो गवर्नमेंट में भी इस पे क्या रखा है, बैन लगा रखा है, ठीक है। और लोग इसको क्यों करते हैं, क्योंकि एक टाइप का इन्वेस्टमेंट है उनके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी। अब हमें यहाँ पे देखना कि इनमें से कौन सा फैक्टर है जो डिक्लाइन ऑफ बायोडाइवर्सिटी का सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है। तो चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, जिससे जो आपकी बायोडाइवर्सिटी है, जो जैव विविधता है, वो कम होती चली जाती है, डिक्लाइन होती है। तो देखिए चार ऑप्शन है, काफी अच्छे ऑप्शन है यहाँ पे, जेनेटिक असाइमिलेशन और कंट्रोलिंग प्रेडेटर्स एंड जो आपके डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट और कंट्रोलिंग पेस्ट। तो चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेंड कीजिए। तो हम बात करें कंट्रोलिंग प्रेडेटर की, देखो कंट्रोलिंग प्रेडेटर क्या होता है, ये आपकी जो फूड चेन होती है ना, कंज्यूमर पहले प्रोड्यूसर होते हैं प्लांट जैसे, फिर आपके कंज्यूमर आते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर आते हैं, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, इसके बाद सबसे ऊपर जो रखे होते हैं फूड चेन में, उन्हें कहते हैं प्रेडेटर। प्रेडेटर में जैसे आपके लायन वाइन, ये सब टाइगर है, शार्क हैं, ये आ जाती हैं। मतलब इसमें आपके कार्निवोरस, ओमनीवोरस, ओमनीवोरस वो होते हैं जो आपके मतलब मांसाहारी शाकाहारी दोनों होते हैं, मांस और दोनों चीजें खाते हैं। और आपके जो कार्निवोरस होते हैं वो जो आपके मांस खाते हैं, जैसे लाइन हो गया, ठीक है, तो ये होते हैं। प्रेडेटर की बात की जाए, प्रेडेटर यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको हंट या किल करते हैं। ये एक टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिज्म को हंट या किल करते हैं, जैसे लायन है, डियर को खा जाता है, और भी एनिमल्स को खा जाता है, शिकार करता है अपना। तो क्या क्या है, तो अपने फूड के लिए दूसरे पे डिपेंड होते हैं, प्रेडेटर कहलाते हैं। तो इससे प्रेडेटर क्या है, ये तो चलता रहता है, अब ऐसा थोड़ी लायन शिकार करना छोड़ देगा, ये सब करेगा। तो अगर वो तो शिकार करेगा, डेली की डेली बेसिस करता है अपना, उसे तो खाना चाहिए, क्योंकि नेचर ने बना रखा है ऐसा कुछ सिस्टम। तो कंट्रोलिंग द प्रेडेटर, प्रेडेटर, अब तुम लायन या किसी टाइगर का खाना ही बंद कर दो, उसका शिकार बंद करना बंद कर दोगे, तो वो जीवित रहेगा क्या, नहीं जीवित रहेगा, ठीक है। तो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता। कंट्रोलिंग पेस्ट, पेस्ट का मतलब होता है कि ऐसे एनिमल या प्लांट जो हार्मफुल होते हैं ह्यूमन या ह्यूमन कंसर्न्स के लिए, जैसे हम कहें कि ह्यूमन की कोई भी क्रॉप्स है, अब क्रॉप्स है तो ऐसे क्रिएचर, कुछ पर्टिकुलर क्रिएचर्स होते हैं जो क्या करते हैं, ह्यूमन की क्रॉप्स को नष्ट कर देते हैं। एनिमल्स में आ जाओ, जैसे आपका वाइल्ड पिग हो गया, वो क्या करता है, वो आपकी मेज एज फसल जो होती है उस टाइम, मक्का के टाइम पे वो सब उजाड़ देता है। बहुत सारे आपके प्रेडेटर्स हैं, जैसे आपकी बहुत ऐसे ऐसे मतलब इंसेक्ट हैं जो आपके क्या करते हैं, जैसे अमरवेल एक आपका प्लांट्स है जो फैल जाती है, दूसरे को ग्रो नहीं करने देती है, तो ये पेस्ट का काम करती हैं। अब इन पे कंट्रोल कर लोगे तो डिक्लाइन द बायोडाइवर्सिटी ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि एक ने वो है फिनोमेना, तो ये भी नहीं। डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट, ये हमारा आंसर बन जाएगा, डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट। डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट, आप किसी चीज का हैबिटेट आप क्या करोगे, आप जैसे फॉरेस्ट है, कोई बहुत बड़ा फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट को आप क्या करोगे, अगर आप कोई ह्यूमन एक्टिविटी कर रहे हो, फॉरेस्ट को काट दे रहे हो, वहां पे कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, मतलब वहां उस फॉरेस्ट में बहुत सारे एनिमल्स या बर्ड्स, बहुत सारी स्पीसीज हैं, एग्जिस्ट कर रही होती हैं। अब आप जब काट दोगे उनके घर को क्या करोगे, उजाड़ दोगे, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट करोगे तो डिक्लाइन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी में कमी आएगी उस क्षेत्र में। फिर उस क्षेत्र में जो भी आपके एनिमल्स या जो भी होंगे, फिर वो माइग्रेट करेंगे एक जगह से दूसरी जगह,
माइग्रेट कर जाएंगे, बहुत सारे हैं, तो बायोडायवर्सिटी डिक्लाइन देखने को मिलेगी यहाँ पे। तो डी सी ऑप्शन हमारा हो गया, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होती है, ठीक है, जो आपकी जैविक ऑक्सीजन आपूर्ति होती है वो क्या होती है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि मेजरिंग द ऑक्सीजन लेवल इन ब्लड, ब्लड में ऑक्सीजन के लेवल को मेजर करना बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहलाता है। दूसरा कह रहा है कंप्यूटिंग ऑक्सीजन लेवल इन द फॉरेस्ट इकोसिस्टम, जो आपके फॉरेस्ट इकोसिस्टम है उसमें जो ऑक्सीजन लेवल है उसको कंप्यूट करना, मतलब उसको जानना। तो कह रहा है ये आपका बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है। दूसरा कह रहा है पॉल्यूशन ऐसे एस इन द एक्वाटिक इकोसिस्टम, आपके मतलब जो एक्वाटिक इकोसिस्टम है, जो वाटर वाला इकोसिस्टम, मरीन है, रिवर है, पोन्ड है, ठीक है, तो इन सब में क्या है, इनमें आपका पॉल्यूशन क्रिएट हो जाए तब वहां पे जो ऑक्सीजन डिमांड की जरूरत पड़ती है, तो कह रहा है उसको बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। और चौथा है असेसिंग ऑक्सीजन लेवल इन हाई एल्टीट्यूड रीजन, जब आप ऊंचे हाई एल्टीट्यूड रीजन पे जाते हैं तो जो आपके ऑक्सीजन लेवल में जो भी ऐसे वो होता है तो उसको कहते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। तो चलिए चार ऑप्शन दिए गए हैं, वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेंड करने की कोशिश कीजिए, बाकी हम देखते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है। अगर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड के ऐसे हम एक समझ लें, ये एक पॉन्ड है, पॉन्ड मतलब तालाब। अब तालाब में क्या है, पानी भरा पड़ा है। अब तालाब में पानी भरा पड़ा है तो तालाब में क्या हुआ कि बहुत सारे प्रीडेटर्स क्या हुए, बहुत सारे मतलब जो एनिमल्स हैं, कुछ फिशेस हैं, बहुत सारी चीजें क्या हो गई, यहाँ पे डेथ हो गई, उनकी डेथ हो गई, डेड है, ठीक है। अब जब डेड है तो क्या होगा कि इनको डिकम्पोज करने के लिए बैक्टीरिया आएंगे, डिकम्पोजर आएंगे। और डिकम्पोजर एज अ कौन, डिकम्पोजर, डिकम्पोजर मतलब जो आपके बैक्टीरिया हैं और फंग ये सारे क्या होते हैं, एज अ डिकम्पोजर वर्क करते हैं। अब जब ये क्या करेंगे, इनको खाएंगे, डिकम्पोज करेंगे, ठीक है। डिकम्पोजर जब इनको डिकम्पोज करेंगे तो इनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, डिकम्पोजर को भी भाई, उनको भी तो ऑक्सीजन चाहिए नीचे उनको डिकम्पोज करने के लिए, ठीक है। क्योंकि भाई अब तुम काम करोगे, काम थोड़ी करते रहोगे, तुम्हें भी तो खाना चाहिए। जैसे कोई मशीन है, मशीन कितना कब तक चलेगी, उसको भी तो फ्यूल चाहिए, विदाउट फ्यूल थोड़ी चला दोगे। तो ऐसे डिकम्पोजर को भी डिकम्पोज करने के लिए एज अ नीचे, अब पानी के नीचे कब तक वो ऑक्सीजन लेगा, उसको भी ऑक्सीजन चाहिए होगी, ऑक्सीजन की डिमांड होती है। तो इसी डिमांड को क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। द अमाउंट ऑफ बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इन द वाटर एज अ मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ द ऑर्गेनिक मटेरियल इन द वाटर। ये क्या करते हैं, अब देखो जितने ज्यादा डेड ऑर्गेनिक होंगे उतने ज्यादा डिकम्पोजन करेंगे, डिकम्पोजर करना पड़ेगा, और उतना ही ज्यादा क्या होगा, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की जरूरत होगी। क्वेश्चन यहाँ पे देखो, यहाँ पर मतलब ये कह रहा है कि ऑर्गेनिक मटेरियल का अमाउंट जितना ज्यादा होगा वाटर के अंदर उतना ही ज्यादा क्या होगा, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होगी। ये स्टेटमेंट सही है गलत है, मतलब सही है, क्योंकि डिकम्पोजर उतनी ज्यादा होंगे और उतने जितने ज्यादा डिकम्पोजर होंगे उनके लिए ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा होगी वहां पे, ठीक है, क्लीन करने के लिए। तो चलिए इसको आप समझ लिए। तो क्या है, एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर आता है। एक्वेटिक इकोसिस्टम आपके पोन्ड आ जाते हैं, मरीन इकोसिस्टम आ जाता है, आपका रिवर आ जाता है, लेक आ जाते हैं, ये सब एक्वेटिक इकोसिस्टम में आ जाते हैं। तो इसको कहते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन लेवल। भाई मेजरिंग ऑक्सीजन लेवल, ब्लड में ऑक्सीजन लेवल को मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, वहां पे आप पल्स ऑक्सीमीटर का यूज करते हैं, पल्स ऑक्सीमीटर का यूज करते हैं। अब ये देखो, ये आपका पल्स ऑक्सीमीटर, जब जब डॉक्टर के पास जाते होगे तो आपके लगा देता है यहाँ पे, आपके ब्लड के पल्सेस ये सारी चीजें देखता है, तो ब्लड मेजर करता है कि ब्लड का लेवल मेजर करता है, तो उसको पल्स ऑक्सीमीटर कहते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये हमारा क्वेश्चन क्या है, ये हमारा एक हिल्स पे सवाल है। तो कह रहा है, पहला ऑप्शन कह रहा है हमें करेक्ट ऑप्शन बताना है। पहला कह रहा है गुरु शिखर, गुरु ये हाईएस्ट पीक है और ये माउंटेन रेंज है। तो कह रहा है गुरु शिखर किसकी है, कह रहा अन्नाईमली की है, अरावली है, नीलगिरी सतपुरा है, डोडाबेटा किसकी है और अन्नामुडी किसकी है, दूधगढ़ किसकी है। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेंड करने की कोशिश कीजिए, देखते हैं हम इसका आंसर क्या होता है। देखो सबसे पहले अगर हम देखें यहाँ पे गुरु शिखर, गुरु शिखर क्या मिलेगी आपको, अरावली रेंज है,
तो अरावली रेंज की सबसे हाईएस्ट पीक है गुरु शिखर, जो माउंट राजस्थान में एक जगह है माउंट आबू में गुरु शिखर पाई जाती है। और यहीं पर गुरु शिखर में जो साउथ वेस्ट मानसून है, साउथ वेस्ट मानसून की वजह से राजस्थान में जो बारिश होती है थोड़ा बहुत, वहाँ गुरु शिखर की वजह, गुरु शिखर हाईएस्ट पीक है, वहां से क्लाउड थोड़ा टकरा जाते हैं, इससे वजह वहां पे बारिश हो जाती है। यहीं पे एक सबसे बड़ा जैन मंदिर है, दिलवाड़ा का मंदिर। तो ये आपकी कहाँ है? अरावली है। तो ए का आपका क्या हो गया? ए का आपका हो गया 2। डोडा बेटा देखें, नीलगिरी की सबसे बड़ी हाईएस्ट पीक है और साउथ इंडिया की दूसरी सबसे हाईएस्ट पीक है, जो आपकी वेस्टर्न घाट में पाई जाती है, डोडा बेटा। तो बी का हो गया आपका 3। और फिर अन्नामुड़ी देखें, अन्नामुड़ी आपकी जो हाईएस्ट पीक है वो अन्नामलाई माउंटेन हिल्स की है, और साउथ इंडिया की सबसे ऊंची हाईएस्ट पीक है आपकी अन्नामुड़ी। सेकंड नंबर पे डोडा बेटा। तो अन्नामुड़ी कहाँ है? अन्नामुड़ी आपको मिलेंगे अन्नामलाई हिल्स, जो आपकी केरल में पाई जाती हैं। तो सी ऑप्शन आपका क्या हो गया? 1। और डी का फिर तो आपको बचे ये धूपगढ़ आपकी क्या सतपुड़ा है, सतपुड़ा कहाँ पाई जाती है? और डी का आपका 4 हो गया। धूपगढ़ कहाँ पाई जाती है? सतपुड़ा, जो आपकी सतपुड़ा और बिंद के बीच में, जो आपकी मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में पाई जाती है, और सतपुड़ा रेंज। और धूपगढ़ आपकी कहाँ मिलेगी? धूपगढ़ आपकी मिलेगी मध्य प्रदेश में है, ठीक है। तो ये आपके हो गए ऑप्शन। तो आंसर क्या होगा? 2314, 2314, 2314। देखो बी ऑप्शन इज करेक्ट। अब देख लो यहाँ पे लोकेशन दी है, ये अरावली दी गई है। अरावली की सबसे हाईएस्ट पीक गुरु शिखर है, ये देखो गुरु शिखर है हाईएस्ट पीक, ठीक है। वहीं डोडा बेटा नीलगिरी की हाईएस्ट पीक है, और अन्नामुड़ी की है। अब आपके लिए क्वेश्चन ये है कि साउथ इंडिया की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है? अन्नामड़ई। अन्नामुड़ी, अन्नामुड़ी है। अन्नामुड़ी की हाइट आपको बतानी है, ठीक है, हाईएस्ट पीक की, ठीक है। अब बाकी इनको ऑर्डर में देखना एक बार अच्छे से। जैसे ये नर्मदा है, सतपुड़ा, हाईएस्ट पीक कौन सी है? धूपगढ़ है, ठीक है। तो इन सब की क्या है आपको देखना है हाईएस्ट पीक, और इनको ऑर्डर में देखना, नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू वेस्ट, क्या है, कैसे हैं, किसकी कौन सी हाईएस्ट पीक है, क्या उनके फैक्ट हैं, ये आपको एक बार नोट डाउन कर लेना है अपने नोट्स में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट ज्वाइन द प्लेस ऑफ इक्वल हाइट्स अबव द सी लेवल ऑन द मैप? आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, और 4 ऑप्शन में आपसे पूछा गया है कि कौन ज्वाइन प्लेस ऑफ इक्वल हाइट्स अबव द सी लेवल ऑन द मैप। मैप में जब आप जो सी लेवल से ऊपर जब हाइट पे देखते हैं, सेम प्लेसेस को देखते हैं, जैसे हम कहें ये है, ये है, अब ये आपका सी लेवल, अब सी लेवल से एक पॉइंट ये है, ये है। अब इनको ज्वाइन करने वाली लाइन, तो इसको क्या कहते हैं? इस लाइन को क्या कहते हैं जो सी लेवल से इक्वल हाइट को मेजर करती है? तो इसको क्या कहते हैं मैप पे? मेरिडियन कहते हैं, जिसे हिंदी में बोलते हैं याम्योत्तर। दूसरा है ट्रॉपिक्स कहते हैं जिसे, और तीसरा है आपका कॉन्टूर लाइंस कहते हैं, और चौथा है मैप प्रोजेक्शन कहते हैं। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेंड करने की कोशिश कीजिए। क्या है इसका आंसर? देखते हैं फिलहाल। देखिए, कंटूर लाइंस क्या होती हैं? इमेजिनरी लाइंस होती हैं ज्वाइनिंग ऑल द पॉइंट्स ऑफ द इक्वल एलिवेशन और द एल्टीट्यूड अबव द मीन द सी लेवल। तो इन्हीं को, इनको लेवल लाइंस भी कहते हैं, ये चीज याद रखना। भाई मेरिडियन की बात करें तो मेरिडियन आपकी क्या होती है? प्राइम मेरिडियन, जैसे आपकी लंदन से पास होती है 0 डिग्री से, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ये क्या होती है? एक टाइप की देशांतर होती है, ट्यूट्स होती हैं, और इससे कहते हैं टाइम जोन का पता करते हैं, ठीक है, टाइम का। जैसे इंडिया की एक टाइम, इंडियन टाइम स्टैंडर्ड टाइम है, वो प्राइम मेरिडियन से कितना है? प्राइम मेरिडियन से 82 डिग्री 30 मिनट पास होती है। इलाहाबाद मिर्जापुर से पास होती है, ठीक है। तो ये होती है आपकी मेरिडियन। अब मेरिडियन को कैसे याद तैयार करना, इससे पहले भी लेक्चर में मैं बता चुका हूँ कि मेरिडियन कितने कॉन्टिनेंट से, कितने वाटर बॉडी से पास होती है। भाई टाइम मेरिडियन कितना है? जैसे इंडिया का जो टाइम जो है ना 5.5 घंटे है, आगे है, क्योंकि ईस्ट में पड़ता है। और टाइम मेरिडियन के जितने भी लेफ्ट में है, उनको जितने भी वेस्ट में है, तो वो 5.5, मतलब पीछे है उससे, ठीक है। तो ये आ गया। अब टॉपिक की बात करें, जैसे आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत को ऑलमोस्टली 2 पार्ट्स में पार्ट डिवाइड करती है, जो भारत के 8 स्टेट से पास होती है, जो 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के नाम से भी जानी जाती है। वहीं एक 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड के नाम से जानी जाती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, जो आपकी ऑस्ट्रेलिया यहाँ सबसे पास होती है। तो ठीक है, तो अब इनके क्या करने हैं? टॉपिक ऑफ कैंसर कितने कंट्री से, कितनी वाटर बॉडी से पास होती है भारत के ऑर्डर में? वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट, कितने
स्टेट से पास होती है, कहाँ पे किसको काटती है, तो इस पे जो फैक्ट डेटा बनता है वो एक बार आप इसको नोट डाउन कर लेना और इसको आप तैयार कर लेना, क्योंकि इस पे बेस क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, तो कंट्रोल लाइन हमारा क्या हुआ, आंसर हो गया। चलिए, और अब देखते हैं, एंड आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन आवर वीडियो। ओके, हाँ, तो ये वर्ल्ड मैप पे क्वेश्चन है हमारा, और इसमें क्या है, लेक के बारे में बतानी, कौन सी लेक है जो आपकी एशिया कॉन्टिनेंट से बिलोंग नहीं करती है। तो पहला कह रहा है कैस्पियन सी, कैस्पियन सागर, दूसरा कह रहा है बैकाल सी, और तीसरा कह रहा है अराल सी, चौथा कह रहा है मलावी सी। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेंड करने की कोशिश कीजिए। अगर हम बात कर लें इनको एक एक करके, कैस्पियन सी आपकी कहाँ पड़ती है, एक आपकी एशिया में पड़ती है, और कैस्पियन सी में आपके कजाकिस्तान, रशिया वाला पार्ट, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सब क्या कर रही हैं, ये सब बाउंड्री टच करते हैं कैस्पियन सी से। ठीक है, और कैस्पियन सी क्या है, ये दुनिया की सबसे बड़ी लेक है, द लार्जेस्ट लेक का खिताब को, लार्जेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, ये दुनिया की सबसे बड़ी लार्जेस्ट लेक है। दूसरा खिताब है, ये दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी की लार्जेस्ट लेक है। लेक क्या, तो कैस्पियन सी नाम इसलिए दिया कि ये चारों तरफ से लैंड लॉक है, मतलब लॉक है, इसका कहीं भी दूसरे ओशियन में एक्सेस नहीं है। ठीक है, वहीं दुनिया की सबसे बड़े मीठे पानी की लेक देखें, सुपीरियर लेक है, जो आपकी अमेरिका में पाई जाएगी। अमेरिका ट्रांस बाउंड्री अमेरिका एंड कनाडा में पाई जाती है। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट पे। तो कैस्पियन सी हमने देख लिया। बैकाल लेक की बात करें तो ये रशिया में साइबेरियन रीजन में पाई जाती है, बैकाल लेक आपकी। ठीक है, और ये सबसे डीपेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड है। ठीक है, अरल सी आपका, अरल सी ये थोड़ा न्यूज में था, सूख गया था, तो ये उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान की ट्रांस बाउंड्री पे पाया जाता है अरल सी। ये भी आपका एशिया में पाया जाता है। और बैकाल सी या रशिया में पाई जाती है, लेकिन रशिया के साइबेरियन क्षेत्र जो एशिया का पार्ट है, तो वहां पे पाई जाती है। मलावी सी की बात, मलावी लेक की बात करें तो ये आपकी अफ्रीका में पाई जाती है, अफ्रीका, वो भी साउदर्न पार्ट ऑफ अमेरिका में, अफ्रीका में। तो एक बार मैप पे देख लेते हैं हम सबको। ठीक है, तो चलिए, ये रहा हमारा प्यारा भारत, और प्यारे भारत से थोड़ा हम साउथ वेस्ट की तरफ जाएंगे तो सबसे पहले देखेंगे हम मलावी। मलावी, ये जो लेक दिख रही है ना, ये जो लेक है, ये मलावी है, ये देखो कंट्री है, और मलावी लेक है आपकी। मलावी लेक किन तीन कंट्री में पाई जाती है, एक तो नीचे आपकी कंट्री है, जो कौन सी कंट्री है, ये आपकी मोजाम्बिक है, और मोजाम्बिक और मलावी, और ऊपर आपकी तंजानिया। तो मोजाम्बिक, मलावी और तंजानिया, तीन कंट्री में आपकी लेक पाई जाती है, जिसे मलावी लेक कहते हैं। और ये आपकी कहाँ पाई जाती है, ये आपकी पाई जाती है अफ्रीका कॉन्टिनेंट पे। ठीक है, हमें अफ्रीका कॉन्टिनेंट के साउदर्न पार्ट में पाई जाती है। इसके ठीक ऊपर आपकी लेक टंगनिका पाई जाती है, फिर आपकी लेक विक्टोरिया पाई जाती है। वहीं कैस्पियन सी की बात करें तो कैस्पियन सी देखिए, अगर हम कैस्पियन सी की बात करी जाए तो ये मेडिटेरियन सी, मेडिटेरियन सी के ऊपर ब्लैक सी, ब्लैक सी के पास में आपको मिलेगा कैस्पियन सी, और ये है आपकी लैंडलॉक एकदम दुनिया की सबसे बड़ी लेक है कैस्पियन सी, जो आपकी रशिया, रशिया और कजाकिस्तान, रशिया और तुर्कमेनिस्तान, नीचे ईरान, अजरबैजान, इतनी कंट्री से आपकी बाउंड्री शेयर करती है, लैंडलॉक है। तो आप एक कंट्री देख लेना, क्योंकि इस पे क्वेश्चन कई बार यूपीएससी भी पूछ चुका है और पूछता रहता है। तो आप देखना कौन कौन सी यहाँ पे कंट्री हैं जो आपकी कैस्पियन सी से बाउंड्री शेयर करती हैं। तो रशिया करती है, कजाकिस्तान करती है, तुर्कमेनिस्तान करती है, ईरान करती है, और आपकी अजरबैजान करती है। ठीक है, और ठीक अगर वेस्ट टू ईस्ट देखा जाए तो सबसे ब्लैक सी, फिर कैस्पियन सी पड़ता है। ठीक है, और यहाँ पे आपकी ये जो लेक दिख रही है, ये वाली, ये अराल सी है, जो उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान में पड़ता है। और ठीक है, रशिया में आएंगे तो बैकाल लेक पड़ेगी आपको, यहाँ पे आपको बैकाल लेक देखने को मिलेगी रशिया में। ऊपर की तरफ जाएंगे तो देखो, यहाँ पे आपको मिलेगी बैकाल लेक। एक सेकेंड, ये यहाँ पे आपको बैकाल लेक मिलेगी देखने को, ये। ठीक है, रशिया में। तो हमने देख लिया लेक के बारे में। ठीक है, तो हमारा आंसर नॉट बिलोंग टू एशिया, अफ्रीका में पाई जाती है मलावी। हमने देखा कितनी कंट्री में पाई जाती है, इसको भी देख लिया। तो ये रहा आपका मलावी। ठीक है, तो चलिए, आज हमारे जो क्वेश्चन थे, काफी क्वेश्चन थे और काफी अच्छे क्वेश्चन थे, जिनके बारे में हमने देखा, समझा, जाना। और ये हमारे नर्चर क्लास की जो टेलीग्राम चैनल लिंक है, यहाँ पे आपको ये वीडियो की लिंक और पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी। और यहाँ पे ही हमारे जो पॉलिटी का 5 क्वेश्चन का एमसीक्यू चल रहा है, वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। तो इसी नोट पे हम अपनी वीडियो को फिनिश करते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।